नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश सिंह और अभी आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यूज 19। कल आदिवासियों का सबसे महत्वपूर्ण पर्व सरहुल मनाया गया और उस सरहुल पर्व में हजारों आदिवासियों के बीच जब लोकसभा के प्रत्याशियों और स्थानीय नेताओं की तस्वीर देखने को मिली तो सवाल खड़ा हो गया कि पूर्णिया जिले में आदिवासियों के सबसे बड़े हितैषी, सबसे बड़े हमदर्द और आदिवासियों का सबसे बड़ा नेता अजीत सरकार को किसने मारा। आदिवासियों के हमदर्द अजीत सरकार की हत्या किसने की। आखिर गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले अजीत सरकार की गाड़ी पर 107 गोलियां किसने बरसाई थी, यह सवाल खड़ा हो गया। दरअसल 11 अप्रैल को आदिवासी समुदाय का सबसे महत्वपूर्ण पर्व सरहुल मनाया गया था, जिसमें आदिवासी समुदाय के हजारों लोग ढोल बजाते और नृत्य करते अपने अपने घरों से निकलकर पूर्णिया शहर के राजेंद्र बाल उद्यान पहुंचे हुए थे, जहां सभा का आयोजन किया गया था। उसी दौरान आदिवासियों की उस भीड़ में स्थानीय कई नेता भी दिखे और खासकर लोकसभा के प्रत्याशी भी उस भीड़ में नाचते और झूमते हुए नजर आए। भीड़ में उन नेताओं को देखकर सवाल खड़ा हो गया कि आखिर जो नेता कल आदिवासियों के साथ नृत्य कर रहे थे, वे नेता अजीत सरकार के परिवार और उनके समर्थकों को न्याय दिलाने के लिए कभी अपनी जुबान क्यों नहीं खोले। हत्यारे को सजा मिले इसके लिए उन्होंने आवाज क्यों नहीं उठाया कभी। हालांकि चुनावी प्रचार अभियान के दौरान एनडीए प्रत्याशी संतोष कुशवाहा, बिहार सरकार के मंत्री लीसी सिंह और महागठबंधन के प्रत्याशी बीमा भारती ने निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव पर हत्या का इल्जाम लगा दिया, लेकिन अजीत सरकार के हत्यारे को सजा मिले इसके लिए कभी भी आवाज नहीं उठाया। लेकिन आज जब चुनाव आया और पप्पू यादव की जीत और खुद की हार दिखाई देने लगी तो सभी नेता आज पप्पू यादव को हत्यारा बताने में जुट गए, जो कहीं ना कहीं न्यायालय की अवमानना भी है और कहीं ना कहीं न्यायालय के उस आदेश की अवहेलना भी है जिसके तहत न्यायालय ने पप्पू यादव को रिहा किया है। यानी पप्पू यादव अदालत में निर्दोष साबित हो गए हैं। उसके बावजूद भी आज पूर्णिया के नेता पप्पू यादव पर हत्या करने और करवाने का आरोप लगाते देखे जा रहे हैं। हालांकि अजीत सरकार की हत्या में कोई व्यक्ति दोषी करार नहीं दिए गए हैं, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस अनुसंधान में यह सामने आया था कि अजीत सरकार की गाड़ी पर 107 गोलियां बरसाई गई थी और अजीत सरकार की मृत्यु गोली लगने से हुई थी। लेकिन अदालत में यह साबित नहीं हो सका कि अजीत सरकार की हत्या किसने की और उन पर गोलियां किसने बरसाई थी, जबकि हत्या की जांच सीबीआई ने की थी। फिर भी देश के सबसे बड़े जांच एजेंसी हत्यारों और हत्या की साजिश करने वाले को ढूंढ नहीं पाई। सीबीआई हत्यारे को सजा भी नहीं दिलवा पाई, जिसके कारण सवाल आज सीबीआई के सामने भी है कि आखिर अजीत सरकार की हत्या किसने की, उनकी हत्या की साजिश किसने रची थी। आज सवाल देश की कानून व्यवस्था पर भी है कि एक विधायक को सरेआम गोलियों से छलनी कर दिया जाता है और देश की कानून व्यवस्था गोली चलाने वाले को ढूंढ नहीं पाती है। और सबसे बड़ी बात है कि न्यायालय ने भी सीबीआई से यह नहीं पूछा कि जब कोई आरोपी अजीत सरकार की हत्या नहीं की तो फिर उन्हें गोली मारी किसने। और देखिए देश की शासकीय व्यवस्था को कि उसने भी सीबीआई से नहीं पूछा कि आप कैसे जांच किए कि आपको मालूम नहीं हो सका कि अजीत सरकार की हत्या किसने की, इसलिए आप फिर से जांच कीजिए और गोली मारने वाले को ढूंढकर उसे सजा दिलवाइए। ये तत्कालीन सरकार ने भी नहीं कही, यानी नीतीश कुमार ने भी अजीत सरकार की हत्या को भुला दिया। लेकिन जब चुनाव आया तो सभी स्थानीय नेता पप्पू यादव को हत्यारा बताने लगे, जबकि साक्ष्य के अभाव में पप्पू यादव सहित सभी आरोपी जेल से रिहा होकर बाहर घूम रहे हैं। उन्हीं आरोपियों में से एक आरोपी पप्पू यादव थे, जो पप्पू यादव मौजूदा वक्त में 2024 के लोकसभा चुनाव में पूर्णिया से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में हैं। आज वही पप्पू यादव उसी आदिवासी समुदाय के बीच उसके पारंपरिक ढोलक बजाते देखे जाते हैं, उन्हीं आदिवासियों के साथ नाचते हुए देखे जाते हैं जिन पर आदिवासी समुदाय के नेता और गरीबों के मसीहा अजीत सरकार की हत्या का आरोप लगा था। और देखिए कि आज उस आरोपी की उसी पूर्णिया में लोकप्रियता इतनी बढ़ गई है कि लोग फिर से पप्पू यादव को सांसद बनाने को तैयार हैं।
आज हर गली मोहल्ले में पप्पू यादव के जीत के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि आदिवासी समुदाय जो आज पप्पू यादव के साथ नृत्य कर रहे हैं, वो अपना सांसद पप्पू यादव को चुनते हैं या फिर उनके नेता की हत्या के आरोपी पप्पू यादव को बहिष्कार करते हुए नरेंद्र मोदी को नेता मान लेते हैं, जिन्होंने पहली बार किसी आदिवासी समुदाय की महिला को देश का राष्ट्रपति बनाया, उनके चुने हुए प्रत्याशी को चुन लेते हैं। लेकिन सवाल अब भी है कि अजीत सरकार की गाड़ी पर 107 गोलियां किसने बरसाई थी? अजीत सरकार की हत्या की साजिश रची किसने थी? हालांकि ये पब्लिक है, सब जानती है। इसलिए ये सवाल देश के सबसे बड़े और विश्वसनीय जांच एजेंसी सीबीआई के सामने है कि आखिर अजीत सरकार के हत्यारे तक सीबीआई क्यों नहीं पहुंच पाई? क्या सीबीआई आरोपियों से मिल गई थी या फिर हत्या की साजिश ही ऐसे रची गई थी कि सीबीआई का दिमाग भी चकमा खा गई? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।